अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूँ आपके साथ ज़रगाब इरफान। सबसे पहले बात करते हैं इस चिलचिलाती गर्मी के हवाले से, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश आज भी वैसे ही बरकरार रहेगी। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब के कई शहरों में शदीद गर्मी का जो बताया गया है कि इंदिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरत हाल रवा हफ्ते इसी तरह बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री को भी छू सकता है। तो अवाम एक और हीट वेव का मुकाबला करने के लिए तैयारी पकड़ लें, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि मौजूदोड़ो, जैकबाबाद, ठट्टा, नवाबशाह, बेनज़ीराबाद इन इलाकों में दर्जा हरारत 50 को टच कर सकता है, यानी कि 50 को चला जाएगा। और पंजाब में अक्सर इलाके जहां इस वक्त टेम्परेचर 46 है, वहां पर कहा जा रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले दिनों में वो 48 या 49 तक भी पहुंच सकता है। मीनवाइल अगर हम इस्लामाबाद का रुख करें तो वहां पर भी इस्लामाबाद का टेम्परेचर 41 डिग्री चल रहा है और ये भी आगे बढ़कर 43 या 44 हो सकता है। तो इस्लामाबाद के लोग, जिनको हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि मौसम ठंडा होने की वजह से उन लोगों को थोड़ा सा एज रहता है, तो वहाँ पर भी चिलचिलाती गर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एनीवेज, कौमी इदारे सेहत ने ये भी बताया है कि मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर के बायस हीट स्ट्रोक से बीमारियों और अमवात में इजाफा हो सकता है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के बायस शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, लिहाजा हर साल गर्मी की लहर के खतरात और असरात में इजाफा होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में तो इनिशिएटिव लिया गया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें 25 मई से लेकर 31 मई तक की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। मीनवाइल वो लोग जो अपने कामों को जा रहे हैं, और क्योंकि आज सुबह ही ले लीजिए, सुबह 7 बजे से लेकर ही शाम 5-6 बजे तक सूरज आग बरसा रहा होता है, तो ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठंडा तौलिया रखिए, जब घरों से बाहर निकले ठंडे मशरूबात और अच्छे खासे फल खाइए और सब्जियों का इस्तेमाल अपने खानों में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ, प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। सूरज आग बरसाने लगा, दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। पीटीआई और मौलाना के दरमियान दोस्तियां बढ़ने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के गिरद शिकंजा मजीद सख्त, 11,000 सिम्स बंद। गर्मी के मौसम में आंखों की हिफाजत बेहद जरूरी है। जी, तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि मौशी हालात तो तभी बेहतर होंगे हमारे, और महंगाई की शदीद लहर में तभी थोड़ी कमी आएगी अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और अगर ये नहीं आता तो आम आदमी की मौशी हालत बेहद ख़राब होने का अंदेशा बरकरार रहेगा। लिहाजा अपोजिशन एहतजाजी तहरीक के लिए पड़तोल रही है, एक दूसरे के सख्त हरीफ अब हलीफ बनने के लिए एक दूसरे को राज़ी कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत ने JUI के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने का मामला इमरान खान के सामने रखने का फैसला किया है और हतमी मंजूरी पर दोनों जमातों की बाइख्तियार कमेटी बनाई जाएगी। तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक नए प्लेटफॉर्म से नई तहरीक चलाने का भी मुतालबा सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब मौलाना ने कल पीटीआई रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि सियासी जमातों को इख्तलाफात को कम नहीं मगर नर्म ज़रूर किया जा सकता है। उधर अबू धाबी में IT कंपनीज़ के दरमियान पार्टनरशिप राउंड टेबल सेशन जो है उससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। उनका कहना था कि हमने कशकोल तोड़ दिया है और इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि जो उनकी तरफ से दी गई है, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि हम लोग बैलेंस एक्ट का मुजाहरा करें, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। इस दौरे में ML1, CPEC फेज़ 2 और दिफाई मुआहदे होने का इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ज़ेर समाअत नैब तरामीम केस का हवाला देते हुए कहा है कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। ये बात उन्होंने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला भी महफूज कर लिया है। ये महफूज फैसला
29 मई को सुनाया जाएगा। जबकि उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई अपनी सजाएं रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें देने को अब काफ़ी एहतियात करना होगी, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से काफ़ी फैसले कर चुकी है। और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती कमेटी पीका कानून के में तरमीम करके पीका एक्ट को मज़ीद सख्त और मौसर बनाएगी। जबकि हत्या के इज्जत कानून हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मसाइल का बाइस बनने लगा है, कि जिसका सबूत इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हत्या के इज्जत कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस मामले पर नून लीग से राहें अपनी जुदा कर ली हैं। और बिल की मंजूरी के वक्त तमाम मेंबरान असम्बली ऐवान से गैर हाजिर रहे। तो ये एक इंतहाई आम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हम लोग अपने प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। लेकिन मीनवाइल कुछ और भी है जो कि हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया था कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम ही उस वक्त आ सकता है कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। तो अब चलें ज़रा बात कर लेते हैं मुल्क के मौशी इस्तेहकाम के हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी इकॉनमी है उसकी सूरत हाल क्या है। तो इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का पहले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहना था कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पहले से बेहतर है और हम मुल्क की मौशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पहले दिन से प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात फराहम करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की थी कि मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसमें कमी आ रही है और वाज़ेह कमी आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी हो चुका है कि IMF वफ़द के साथ पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ था। तो यानी कि कल जो था वो उनका आखिरी रोज़ था। IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। पार्लियामेंट से कर्ज अहदाफ की मंजूरी के बाद IMF से नए कर्ज जो है वो प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और IMF ने हुकूमत से बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे और पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दी है। तो FBR ने नॉन फाइलर्स की 11,000 से ज़ायद सिम्स भी बंद कर दी हैं। लेकिन तर्जुमान FBR ये भी बता रहे हैं कि मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। तवानाई सेक्टर ने मईशत की तबाही में अहम किरदार अदा किया है, कि जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज $17.5 अरब तक पहुँच चुका है और बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 484 अरब रुपए इजाफे से 2,794 अरब तक जा पहुंचा है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी इकॉनमी के कि जिनका डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मीनवाइल सिर्फ यही मामलात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहे। गंदुम बहरान जो था, गंदुम का जो स्कैंडल था, उसके बाद अब ये खबरें और इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो चीनी माफिया है वो भी खासा सरगर्म हो चुका है। और हम हर साल ये परेशानी भुगत रहे होते हैं कि पहले तो गंदम हो या चीनी, इन्हें जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और फिर जब पाकिस्तान के अंदर लोगों को वही गंदम और वही चीनी जब दस्तयाब नहीं होती तो महंगे दामों हम दोबारा से इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब शायद हमारी हुकूमत ने ठान ली है कि उन्होंने किसान बहन भाइयों का जो खून पसीना है ना वो एक करके ही दम लेना है। और मीनवाइल जो माफिया है वो भी आंखें दिखाने से बाज नहीं आता। डॉक्टर शमाइल दाऊद माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दाऊद साहब। दाऊद साहब, गंदम बहरान ख़त्म नहीं हुआ, चीनी माफिया सरगर्म हो चुका है और चीनी की बरामद के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया गया है। तो चीनी बरामद के बाद फिर दरामद का मरहला भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा हम इसी मरहले से गुजरते हैं हर साल। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बहरान आता है, फिर प्राइसेस को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ये मेन मसला ये है कि हमारी पूरी जो इकॉनमी है उसका जो बुनियादी मसला है वो ये कि हम इसको मार्केट को जिसे कहते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये कंट्रोल्स हो नहीं पाते। और आप देखें कि जब भी किसी प्राइस की सब्सिडी दी जाती है या प्रोटेक्शन दी जाती है तो उसमें स्मगलिंग हो जाती है, होर्डिंग हो जाती है। और इसी तरह से वो अचानक पता चलता है कि जब यहाँ पर एक रिलेटिव शॉर्टेज थी, जब आपने इंपोर्ट कर ली तो फिर पता चला कि वो तो कहीं ज़खायर पड़े हुए थे और वो मालूम नहीं था। तो इसमें मिस गवर्नेंस के नतीजे में, मिस कैलकुलेशन के नतीजे में जितने भी दुनिया के माहिरीन हैं वो इसके बारे में बार बार बताते हैं कि जब भी आप मार्केट को
प्रोटेक्ट करेंगे या कंट्रोल करेंगे तो उसके नताइज जो हैं वो हमेशा इसी तरह के मिक्स्ड आते हैं और आप किसी को भी कोई फायदा नहीं दे सकते। मार्केट फोर्सेस को अगर आप करने दें एक्ट, उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसमें जो ये रिपरकशंस हैं ये नहीं आएंगे। ठीक, अच्छा, लेकिन दाऊद साहब, आईएमएफ के साथ जो नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हमारी अभी हो रही है, इस कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से पहले पाकिस्तान को कुछ पेशगी इकदाम भी करना होंगे। वो क्या क्या इकदाम हो सकते हैं और हुकूमत के ये इकदाम आवाम के लिए काबिल कबूल होंगे? देखिए, अभी तक की जो नेगोशिएशंस हैं उनकी डिटेल्स तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत डिटेल्स आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि उनकी तरफ से जो एक गिरदान है करने की कि सेल्स टैक्स लगाया जाए, फर्ज करें कि फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, अगर वो नहीं लगाते तो फिर आप पीडीएल जो है उसको बढ़ाया जाए, जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ाई जाए या किसी और मद में कोई और लेवी बढ़ाई जाए। ये तमाम चीजों से जाहिर बात है प्राइसेस जो आपकी फ्यूल की वो बढ़ेंगी और उसकी वजह से आवाम को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना पहले बात है दाऊद साहब कि जैसे ही हमारी फ्यूल प्राइस में इजाफा होता है, आप देखिए ना कि हमारी दाल, गोश्त, चीनी, चावल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि अशियाए जरूरिया हैं और इसमें फौरी तौर पर इजाफा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे कि 15 रुपए अभी भी कम हुए हैं कुछ रोज पहले, बाहर बैठे हुए किसी भी दुकानदार ने, किसी भी माफिया ने ये कह दिया कि चलें हम अपनी अशिया जरूरिया में कुछ कीमतें कम कर देते हैं। महंगाई का तूफान फिर तो बहुत ज्यादा आवाम की पकड़ से बाहर हो चुका होगा। आप ये देखिएगा कि इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल उसको खबरों को देखें तो फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनली गिरी हैं, लेकिन अगर हुकूमत जो है मुख्तलिफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की मदद से अपने अखराजात जो हैं, अपने जो खसारे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगा फिस्कल, तो वो जाहिर बात है अवाम पे बोझ पड़ेगा। इसी तरह से बिजली के बारे में भी उनकी और गैस के बारे में भी बात चल रही है। आप रोजाना देख रहे हैं कि नेपरा ने ये इसके बारे में भी बात की है। तो ये तमाम चीजें अनफॉर्चुनेटली एक बर्डन डालेंगी। सिर्फ खुशी की बात यह है कि कुदरती तौर पे हमारी फूड कमोडिटीज की कीमतें गिरी हैं। फूड इन्फ्लेशन में फूड की वजह से जो हमारी जरूरियात जिंदगी है उसमें बढ़ावा आता था वो कमी हुई है, लेकिन ये गैस और यूटिलिटीज में इंक्रीज की वजह से लोगों पे बोझ जो थोड़ा सा कम भी हुआ था इन्फ्लेशन की मद में, वो दोबारा से बढ़ने का चांस है और उससे जिंदगी मुश्किल होगी हर शख्स की। लेकिन डॉक्टर शमाइल साहब, मसला यहाँ पे ये भी आ रहा है ना, लोगों ने देखिए ना, बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहती कि पूरी आवाम जो है वो सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके हुकूमत का गर्दिशी कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। और दूसरी बात ये भी कि अभी हम लोग जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, ये एक ऐसा टीका है जो कि हमारे बिजली की बिलों में भी लगता है और अभी भी जो हुकूमत लेवी ले रही है वो तकरीबन 60 रुपए है। इससे ज्यादा हुकूमत क्या लेगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके अंदर ये डिस्कशन है कि इस लेवी को बढ़ाया जाए या इसका नाम तब्दील करके इस लेवी को छेड़े बगैर एक और नाम तब्दील करके अब मजीद लेवी की मद में लें, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो सूबों ने लेना है और फेडरल जो है वो कलेक्शन नहीं कर सकता। तो इसमें एक गुफ्तो शनीद है, बैक एंड फोर्थ, लेकिन उसकी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो इस चीज पे मुनहसर होगी कि पार्लियामेंट जो है इन चीजों को पास करे और उसके बाद उसको पार्लियामेंट्री यानी डिसीजन के मदद से जो है वो फाइनलाइज किया जाए, मनी बिल का हिस्सा बनाया जाए। अब इन हालात में आपने भी जिक्र किया सोलर पैनल्स का। देखिए, सोलर पैनल्स का टोटल जो मजमूई तौर पे अभी तक नॉन ऑन द रिकॉर्ड यानी कि इस्तेमाल है वो 1500 से 2000 मेगावाट है, लेकिन बेतहाशा पूरे मुल्क में लोगों ने जिन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की या उन्हें डायरेक्ट लगाया हुआ है वो बहुत बड़ी तादाद में है। और इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इशू या चैलेंज ये बन चुका है एनर्जी की मद में कि जो गर्दिशी कर्जा है वो तो पहले ही बहुत बढ़ता गया और उसमें जो कमी वाकई नहीं हो सकी डिस्पाइट ऑल दी स्मगलिंग और लाइन लॉसेस को कर्टेल करने के बावजूद, लेकिन इसकी वजह से जो इस्तेमाल है वो बिजली का कम होगा और जो इनको कैपेसिटी के चार्जेस हैं वो तो देने ही पड़ेंगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आवाम के साथ जो है वो नाइंसाफी है आई वुड से, बिकॉज आवाम ने हुकूमत का, अब देखें
अगर कोई सोलर पार्क में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 50 रुपए हुकूमत दे रही है, और अगर कोई आम आवाम जो है अपनी मदद से अपनी जेब से खर्च करके सोलर पैनल लगाती है तो उसको 22 रुपए दे रहे हैं। यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा तादाद है जिसको कम करके 11 रुपए करने की बारे में बात है। रिफ्यूट भी किया है मिनिस्टर ने, लेकिन हकीकत यही है कि ये एक्चुअली डिपेंडेंट होगा IMF के साथ। सो मच सो कि जो हमारा, लेकिन मुझे ये भी बताएगा, जब हम डिपेंडेंसी तो डेफिनेटली हमारी IMF पर ही है, लेकिन IPP ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये गर्दिशी कर्जों की मद में। इससे कोई छुटकारा हासिल करने का तरीका मौजूद है हमारे पास? बिल्कुल है। आई थिंक कि इस पे नेगोशिएट करने के लिए रीनेगोशिएट करने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट्स को विजिट करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टाइट होते हैं, उनमें एग्जिट क्लॉज नहीं होते हैं, हम उससे निकल नहीं सकते हैं। बट आई थिंक कि अगर इसको कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं उनको रिवाइज ना किया जाए, ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आवाम और लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स के जरिए, ऑल्टरनेट और क्लीन एनर्जी के जरिए अपनी मदद आपके तहत अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे फायदा उठाया जाए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए टैक्स लगा के, या टैक्स लगाने के बारे में जो इस वक्त रूमर्स फैले हुए हैं, लोगों में एक फियर और एक खौफ की फिजा जो है वो फैली हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अवाम का जो रुझान बढ़ चुका है इसकी तरफ, वो अभी वापस नहीं टलेगा, और उसकी मेन वजह यह है कि ऑलरेडी लोग सुन रहे हैं कि ये मजीद महंगा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि लोग बैटरीज लगा के अपनी मदद आपके तहत, हो सकता है कंप्लीटली ग्रिड से ही अपने आप को ऑफ कर दें। वो कहें कि हमें ये इनडायरेक्टली जो टैक्सेस की मद में जो अवाम से पैसे इकट्ठे होते हैं वो उससे भी जा छुटकारा हासिल कर लें। गैस की मद में लोगों ने अपने गैस के कटा दिए हैं कनेक्शंस, और वो LPG की मदद से अपनी हो गए हैं। बिल्कुल, ये 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल जो लास्ट में उन्होंने बात की ना कि हुकूमत जितना लोगों को तंग करती चली जा रही है ना, लोग हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए, उनके गलत फैसलों से छुटकारा हासिल करने के लिए अब अपनी मदद आपके तय खड़े होना शुरू करें। और मैं वाकई में इन चीज़ों की विटनेस हूँ कि जिन लोगों को पहले प्रॉब्लम होता था गैस कनेक्शंस के हवाले से, वो कह रहे हैं कि शुक्र है हमारी जान छूटी। हम लोग पिछले 2-2.5 सालों से गैस के सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे, बेहतर अब हम आदी हो चुके हैं इसके, तो हमने जो इतना बिल पे करना है उसके हाफ ऑफ में हमें LPG सिलेंडर में हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही है। एनीवेज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वंस अगेन प्रोग्राम के सेगमेंट में मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि शायद परवेज़ इलाही का बाहर आ जाना, हमाद अज़हर का मंजर आम पर आ जाना, और आने वाले कुछ महीनों में कहा जा रहा है कि मुराद सईद भी मंजर आम पर आ सकते हैं, तो क्या ये किसी डील का नतीजा है? जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि रऊफ हसन साहब पे हमला हो जाता है। फिर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर CDA ने कार्रवाई करते हुए उनके ऑफिस का एक हिस्सा गिरा दिया और कहा गया है कि ये गैर कानूनी है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने ये कार्रवाई की है तजावुजात के नाम पर। लेकिन तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी कर रही है, और आगे से मौलाना भी उनके लिए थोड़ा सा कोई नरम गोशा रख रहे हैं। मीनवाइल सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है, इस बारे में ज़रा मामला जानने के लिए सीनियर तज्जियाकार मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद है। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें शायरे इक़्तिदार के हालात से वाकिफ़ कीजिएगा। ये जो रात गए कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से सील कर दिया गया और फिर उसके बाद कहा गया कि ये गैर कानूनी जगह पर कायम किया गया है, मतलब समझ नहीं आ रही। एक तरफ लोगों का मंजर आम पर आना, परवेज़ इलाही साहब को भी रिहाई थोड़े मिल जाना, अचानक से रऊफ साहब पर हमला, कोई कुछ सोच भी सके तो फिर उसको अपनी सोच को ऐसा लगता है कि शायद हमने गलत सोचा था, ये शायद हमारी खुशफहमी है। ये देखिए, जो भी कुव्वतें ये तमाम सरगर्मियां कर रही हैं या करवा रही हैं, वो ये तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहती कि एक सिस्टम ब्रेक डाउन है और सिस्टम जो है कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तो साथ साथ वो ये पैगाम भी दे रही हैं कि जो सिस्टम के मालिक हैं वो PTI से अभी भी खुश नहीं हैं, और वो एक किस्म का इस तरह की सरगर्मियों से, एक्टिविटीज से ये PTI के कारकुनों, लीडरों और दीगर सियासी कुव्वतों को ये पैगाम दे
मतीउल्लाह साहब, मैं आपको सही तरह सुन नहीं पा रही हूँ, शायद ये कोई कनेक्शन में थोड़ा सा फॉल्ट है, कुछ एरर है। कोशिश कीजिएगा कि अगर मतीउल्लाह जान साहब हमें फ़ोन कॉल पर भी ज्वाइन कर सकें, क्योंकि ये मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन भी एहतजाज के लिए पर तोल रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब से जिस तरीके से मुलाकात हुई है अपोजिशन के वफ्द की, और असद कैसर साहब उसमें जो है एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और मीनवाइल कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी इस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा, बानी PTI को, और ताकि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुशावरत का, मुज़ाकराती दौर का जो आगाज़ हो सकता है बड़ी तहरीक के हवाले से, उस पर बात की जा सके। क्योंकि रहमान अज़हर भी हमें यही स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। रऊफ़ हसन साहब भी 1-2 TV शोज़ में ये बात कर चुके हैं कि अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको हम खुद चाह रहे हैं कि वो 1-2 हफ्तों का रेस्ट लें, लेकिन इसके बाद एक भरपूर मोमेंटम के साथ जब एक एहतजाजी तहरीक चलेगी तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे एक बड़ा फाल किरदार चौधरी परवेज़ इलाही साहब अदा करेंगे। तो लेट्स सी कि मौलाना फजल रहमान साहब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके मामला किस हद तक बेहतर होते हैं, और क्या मौलाना फजल रहमान जो माजी में अपोजिशन में रहते हुए इतनी तहरीकें चला चुके हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनका साथ सूदबंद होगा? क्योंकि मौलाना के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की नब्ज़ को जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जब भी एहतजाजी तहरीक चलानी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और बेनिफिशरी कौन हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाजराई शुरू हो चुकी है, कहा जा रहा है कि उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसकी जो बेनिफिशरी होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस कि जिन पर हम मतीउल्लाह जान साहब की राय लेंगे। क्या मती साहब हमारे साथ मौजूद हैं? चले मतीउल्लाह जान साहब से दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हालात जिन लोगों को लग रहा था कि शायद साजगार होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब सामने आ गए, फिर कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले फवाद चौधरी साहब भी रिहा हो गए, और कुछ उनकी ऐसी केसेस में अबूरी जमानतें हैं जो कि फाइनली मंजूर की जा चुकी हैं, फिर हमाद अजहर का मंजर आम पर आ जाना, मुराद सईद भी मंजर आम पर आ सकते हैं। तो दीज आर सम टेक्निकल पॉइंट्स के जहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनका कारकुन है, वो खासा जो है वो गहरी नज़र रखे हुए है कि आए कि क्या वाकई कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब इज़ अगेन विद अस। मती साहब मुकम्मल कीजिएगा अपनी गुफ्तगू। जी, मैं ये कह रहा था कि एक तरफ मुकम्मल ब्रेकडाउन, सिस्टम ब्रेकडाउन का तासुर देना भी जो है वो मुनासिब नहीं होगा, और साथ साथ में PTI के हवाले से जो ये एक किस्म की फ़ज़ा बन रही है कि अब शायद PTI स्ट्रांग हो रही है, खान साहब बाहर आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सियासी जमातें हैं या सियासी ग्रुप्स हैं या सियासतदान हैं वो एक बार फिर PTI की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो उनको भी ये पैगाम देना शायद ज़रूरी है कि अभी भी PTI जो है वो मुश्किलात से बाहर नहीं निकली, तो इसीलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ज़रूर होती हैं, जैसे कि हमने PTI सेक्रेटेरिएट के खिलाफ ऑपरेशन की शक्ल में देखा, कि जिससे ये वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि अभी भी PTI जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है। क्योंकि जितनी भी ये स्पेकुलेशन होती हैं उसका नुकसान ये होता है कि लोग एक बार फिर जो है इस जमात की तरफ राग़िब भी होना शुरू होते हैं, खासतौर पे जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हवा का रुख देखते हैं, तो जी वो हवा का रुख जो है उस रुख को बदलने के लिए ये सरगर्मियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और जहाँ तक जमानतों का चक्कर है, जमानतों के मामलात हैं, मेरे ख्याल में अदलिया जो है उन 6 जजों के खत के बाद काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह, लेकिन काफ़ी हद तक उसने अपने आप को आइसोलेट किया है एस्टैब्लिशमेंट की पहुंच से, एस्टैब्लिशमेंट के दबाव से, एस्टैब्लिशमेंट की रसाई से, जिसकी वजह से अब हमें ये फैसले भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनका मूड वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पहले अगर उनका एक झुकाव था किसी भी सियासी जमात की तरफ, तो अब वो झुकाव तो नहीं है, लेकिन वो अब सीधे हो गए हैं, तो उसको भी शायद अब झुकाव ही समझा जा रहा है दूसरी जमात की तरफ। हालांकि मेरे ख्याल में झुकाव पहले था, अब वो सिर्फ सीधे हुए। चलिए, वी जस्ट होप कि अदले के अंदर भी बेहतरी आनी चाहिए और इंसाफ पर मबनी फैसले होने चाहिए, फिर ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या किसी भी सियासी जमात का केस क्यों ना अदालतों में जाए। लेकिन मतलब साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से भी जो मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो किस हद तक कारगर साबित हो सकती हैं?
देखिए, मौलाना फजलुर रहमान बहुत पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने काफ़ी, मैं समझता हूँ, लचक का मुजाहरा किया है, बावजूद इसके कि पीटीआई के कायदीन की तरफ से और खुद इमरान खान की तरफ से उनके बारे में माजी में इंतहाई नाजेबा किस्म की जुबान भी इस्तेमाल की गई। मगर मौलाना चूँकि सियासतदान हैं और एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये तमाम बातें और ये जुबान, ये अल्फाज, इनका वक्ती असर होता है। जो असल चीज़ है सियासत, वो एक देरपा एक अमल है। तो इसलिए मौलाना ने भी पीटीआई के करीब आने का, मैं समझता हूँ, अच्छा सियासी फैसला किया है और मौलाना से ही सबक सीखना चाहिए मेरे ख्याल में पीटीआई को भी और ख़ास तौर पे इमरान खान को भी। अगर मौलाना इमरान खान या पीटीआई के करीब आ सकते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान और पीटीआई को नून लीग के भी साथ बात करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। तो ये सियासत है। मगर अफसोस इस बात का है कि मौलाना जो सियासत कर रहे हैं वो सियासत जो है अभी तक पीटीआई और इमरान खान की मैं समझता हूँ पॉलिसी में नजर नहीं आती, क्योंकि सियासत जो है वो तो सियासत होती है और ये एक सियासी अमल जो है एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। लेकिन जिस सियासत का मती साहब अभी आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और जो मौलाना साहब की बहुत अरसे से एक सियासत रही है, हमने देखा है कि अब इनफरादी हैसियत में तो शायद उनको चलने में कुछ बहुत फायदा हो गया हो, लेकिन पार्टी की हैसियत में उनको उतने समरात नहीं मिल सके जो सियासत वो करते आए हैं। और आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है या जो उनका कारकुन है वो ही तमाम चीज़ें बाय करेगा कि पानी पीटीआई जो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत करें या फिर नून लीग के साथ होना तो यही चाहिए कि सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए किसी भी सिस्टम के खिलाफ अगर उन्हें कोई चीज बेहतरी करनी है तो। जी आप दुरुस्त कह रही हैं। आप देखें कि जिस तरीके से पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अब राब्ते बहाल हुए हैं तो मैं समझता हूं कि पीटीआई के वर्करों, सपोर्टरों और कारकुनों के लिए भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी तरबियत है कि उनको भी अपने रवैयों में इसी तरह लचक दिखानी होगी। और वो जो समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में कोई वाहिद एक देवता है कि जो इस मुल्क से करप्शन खत्म कर देंगे और उसके लिए उन्हें किसी इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस रवैये और इस सोच के ऊपर उनको अपनी तब्दील करना होगा। बिल्कुल, कोई जादू की छड़ी तो खुद भी खान साहब के पास नहीं है, लेकिन मौलाना की हद तक मैं एक और बात ये जरूर कहूंगा कि मौलाना ने जो पीटीआई से राब्ते किए हैं वो सिर्फ पीटीआई से ही राब्ते नहीं बढ़ाना चाह रहे, पीटीआई से राब्ते बढ़ा के वो बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, लेकिन अभी आपको एक अहम अपडेट है वो ज़रूर देंगे कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली शजरा मनसब और साबिक एमएनए चौधरी आबिद रज़ा कोटला की मुलाकात हुई है और ननकाना साहिब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि कहा गया कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर उनकी तरजीहात में शामिल है। अवाम के मसाइल का हल हर सूरत यकीनी बनाएंगे, जबकि हर ज़िले में इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। जी तो T20 वर्ल्ड कप जिसके शुरू होने में अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, टीमें अमेरिका रवानगी के लिए तैयार हैं और इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमें ही अपने स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने कल स्क्वाड का ऐलान करना था, कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं कर सका। कहा यह जा रहा है कि आज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल याद रखने की बात यह है कि आईसीसी की तरफ से ये डेडलाइन कल तक की थी और हम आखिरी वक्त पर आकर कौमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। खैर आपको ये भी बताएं कि दुनिया के मशहूर क्रिकेटर्स जो अब कोचेस की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय टीम की कोचिंग से इनकार किया है और साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जो है रिकी पॉन्टिंग, उनके बाद एंडी फ्लावर ने भी भारतीय टीम की कोचिंग में भी अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच और साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर एंडी फ्लावर ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय टीम के हेड कोच की हैसियत से काम करने का इरादा नहीं रखते। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा क्या ऐसी रीजंस थी कि हम अपने कल भी अनाउंसमेंट नहीं कर सके कौमी स्क्वाड की, और आज जब होगा
तो कौन कौन से नाम हैं जो कि ज़ेर गौर हैं? देखें, वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो आईसीसी को भेज दिया है, लेकिन 25 चूंकि आखिरी तारीख है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो चांस लेना चाहता है, क्योंकि एक आध लड़कों के फिटनेस के इश्यूज हैं। खासतौर पर हारिस रऊफ, आपको पता है कि पिछले 2.5-3 महीने से क्रिकेट से बाहर हैं, उनको वो नेट्स पर चेक करना चाहते हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन, उन्होंने 3 दिन पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है। वो भी कुछ लड़कों के बारे में तसल्ली कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये पहला असाइनमेंट होगा पाकिस्तान टीम के साथ। वैसे दुनिया की जो 20 टीमें इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगी, 19 टीमों ने तो नाम अनाउंस कर दिए, कुछ टीमों ने जरूरत के मुताबिक रद्दोबदल भी कर लिया। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है कि सस्पेंस अगर आखिरी वक्त तक ना रखे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्या रहे। हमने गेम के अंदर भी सस्पेंस रखना होता है, हमने गेम खेलने से पहले भी सस्पेंस करना होता है। लेकिन एक सस्पेंस का जिक्र जरा मैं भी यहाँ पे कर लूँ, ये हमें कोई सरप्राइज ना मिल जाए। कल जब बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान दूसरा T20 हुआ तो वो मैच भी अमेरिका की टीम जीत गई, और जो वर्ल्ड कप का मैच पूल है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। तो ये जो सस्पेंस हम खेल रहे हैं, ये आपको लगता है कि आगे चलकर हमारे लिए कोई सस्पेंस ना क्रिएट हो जाए? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए ही खतरे की घंटी है, और बांग्लादेश मुसलसल 2 T20 मैचेस हार गया अमेरिका से। और अमेरिका वो मुल्क जो क्रिकेट के हवाले से, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि पिछले साल रमजान में मुझे अमेरिकन काउंसलेट कराची में एक फंक्शन में बुलवाया। तो जब मैंने वहां तकरीर की तो मैंने वहां बताया कि अगले साल आपके मुल्क ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। तो काउंसलेट जनरल जो थे अमेरिका के, उन्होंने भी हैरत का इजहार किया। उनको भी नहीं पता था कि उनके मुल्क में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अच्छा। अब तो देखें, वर्ल्ड कप करीब आ गया जी, हाइप ज्यादा बन गई। तो अमेरिका ऐसा मुल्क है। लेकिन कल जिस प्लेयर ने, अली खान ने अमेरिका को मैच जितवाया 6 रन से, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान के शहर अटक से है। तो देखिए, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे टैलेंटेड प्लेयर जिनको यहाँ पर चांस नहीं मिलता, समी असलम टाइप के प्लेयर जिन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, एक आध और हमारे प्लेयर्स हैं जो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए कि चले, अगर वहाँ क्रिकेट ना भी मिली तो आपको गुजर बसर करने के लिए और दूसरे चांसेस तो मिलेंगे। तो ये हमारी किस्मत, सिस्टम की बदकिस्मती है कि अच्छे लड़के हमारी क्रिकेट को छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली खतरे की घंटी है कि अमेरिका, बांग्लादेश जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, उससे 2 T20 मैच जीता। फिर अभी रिसेंटली हम आयरलैंड से दो मैच जीते, लेकिन एक T20 आयरलैंड ने भी हमसे जीत लिया। फिर न्यूजीलैंड की वीक टीम आई, वो पाकिस्तान को 2 T20 मैचेस में हराकर चली गई। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो अभी बहुत सारे इश्क के इम्तिहान है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त हम लोग जब जा रहे हैं अमेरिका में मैच खेलने के लिए, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान ने इससे पहले कोई सीरीज अमेरिका में इस तरह से खेली हैं। लेकिन मीनवाइल जिन जिन जगहों पे, जिन जिन वेन्यूज पर पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म करना है, सिर्फ वहाँ की पिचेस कंडीशन क्या है कि वो हमारे लिए सूटेबल होंगी? अच्छा, देखें, 2002 में मुझे ह्यूस्टन में एक डबल विकेट टूर्नामेंट कवर करने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। ह्यूस्टन वही शहर है जहां कल रात अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया। लेकिन वो क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, वो बेसबॉल का इंडोर स्टेडियम था, एक डोम था जिसके अंदर उन्होंने मैचेस करवाए थे। अब ये जो ग्राउंड्स बने हैं, जिनमें खासतौर पर न्यूयॉर्क का स्टेडियम है जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच भी 9 तारीख को होना है, ये भी बिल्कुल नया स्टेडियम बना है। और जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो ये स्टेडियम डिसमेंटल हो जाएगा। तो ये आरजी स्टेडियम बना है। यहाँ की जो पिचेस हैं उनकी मट्टी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई है, ड्रॉप इन पिच जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। अब पाकिस्तान की मट्टी अगर आप अमेरिका लेके जाएं तो अमेरिकन सॉइल के साथ पाकिस्तानी मट्टी किस तरह मिक्सअप होगी, एक्सपर्ट इस बारे में कुछ बताने से अभी तासिर है कि पिचेस का बिहेवियर क्या होगा।
लेकिन अभी जो ये जिस तरह अभी हमने ह्यूस्टन में बांग्लादेश और अमेरिका के 2 T20 मैचेस देखे, तो मेरे ख्याल में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, 160 170 विनिंग स्कोर होगा। लेकिन पिचेस का बिहेवियर क्या होगा, कैसी पिचेस होंगी, क्योंकि उन पिचेस पर जहां पर मैचेस होना है अभी तक उन पिचेस पर क्रिकेट हुई नहीं है, लिहाजा बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो भी ये बताने से कासिर हैं कि पिचेस का रवैया क्या रहेगा। ठीक, अच्छा सर, ये जो हसन अली ड्रॉप हो चुके हैं वर्ल्ड कप की स्क्वाड से, क्योंकि खबर तो यही है, लेकिन शादाब के बारे में कहा जा रहा है कि वो जरूर इस टीम का हिस्सा होंगे। हसन अली को ड्रॉप करना और शादाब को लेना, ये दोनों ही फैसले आपकी नजर में कैसे हैं? देखिए, हसन अली को तो शुरू में भी जब 18 मेंबर स्क्वाड में लिया तो मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि हसन अली को नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल टीम मैनेजमेंट ने चांस लिया, जमान खान को बाहर कर दिया गया, मोहम्मद वसीम जूनियर जो थे उनको मौका नहीं मिला, शाहनवाज धानी को इग्नोर करके हसन अली को लेकर आए। तो अब पाकिस्तान के पास इस वक्त 17 प्लेयर हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ तीन T20 मैचेस अब बच गए। पहला मैच आपको पता है कि बारिश हो गई। अब 17 में से 15 मेंबर टीम आज अनाउंस होनी है। जो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा कोई सरप्राइज नहीं है, सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो 15 रुकनी स्क्वाड में मुमकिन तौर पर नहीं होंगे। बाकी जिस तरह आपने बताया तकरीबन वही 15 प्लेयर होंगे जिनको हम पिछले दिनों डिस्कस करते रहे। लेकिन शादाब खान को आपने सीनियरिटी के हिसाब से, उनका जो इंटरनेशनल तजर्बा है उसके हिसाब से टीम में रखा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अबरार जो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी तो ग्राउंड में उतार कर चेक अप कर लेते हल्की टीमों के खिलाफ, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आता। ताइम अयूब मुसलसल फेलियर है, क्या ताइम अयूब को टीम मैनेजमेंट मजीद मौके देना चाहती है? फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ ने चूंकि 3 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली, वो बॉलर तो बहुत जबरदस्त है, उनकी स्पीड दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को हिला देती है, लेकिन उनकी फिटनेस और इतनी लंबी इंजरी के बाद वापस आके उनकी फॉर्म कैसी है ये नहीं पता, क्योंकि उनको मैच प्रैक्टिस की तो शदीद जरूरत है, लेकिन उनको अभी तक कोई मैच नहीं मिल सका है। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से गुफ्तगू के आगाज़ में भी आपने बात की थी ना कि हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स के जिन्हें पाकिस्तानी बोर्ड ने वो तरजीहात नहीं दी, लेकिन आज वो अमेरिका में अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर रहे हैं। मीनवाइल जब आपने इब्रार के हवाले से भी बात की थी तो मैंने चूँकि वर्ल्ड कप जो थी हमारा ODI का उसकी भी ट्रांसमिशन की थी और हर कोई ये बात करता हुआ नजर आ रहा था कि इब्रार को मौका क्यों नहीं दे रहे, इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे। आज आप भी वही बात कर रहे हैं। तो हमारी जो PCB है या जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो भी सिलेक्शन कमेटी है, उसकी तरजीहात में या तो कुछ प्लेयर्स बहुत ही प्रायोरिटी लिस्ट पर होते हैं या फिर कुछ को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे खुद प्लेयर का मोराल भी डाउन हो जाता है। देखिए, अबरार को अक्सर कहते हैं कि वो मिस्ट्री स्पिनर है, तो अबरार की सिलेक्शन भी मिस्ट्री बनी हुई है, हमें भी नहीं पता। पूरे वर्ल्ड कप में मैं तो इंडिया में था, बार बार सारे एक्सपर्ट्स कहते रहे कि भाई अबरार को ट्राई करना चाहिए। सारी टीम खेल गई, अबरार खेले बगैर वापस आ गए। अब यहाँ भी यही है कि अबरार टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, खेल नहीं रहे। पिछले दिनों जो होम सीरीज थी न्यूजीलैंड की, उसमें अबरार को जब मौका दिया तो अबरार का इकोनॉमी रेट दूसरे तमाम स्पिनर्स से बेहतर था। अब देखिए, पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग में ऑप्शन बहुत ज्यादा है। हमारे पास इमाद वसीम, जिसको हमने रिटायरमेंट वापस करवाई है, वो मौजूद है, शादाब खान मौजूद है, अबरार मौजूद है, ताइम अयूब बॉलिंग करवा लेते हैं, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करवा लेते हैं। तो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के पास मैच में 6-7 बॉलरों का तो ऑप्शन मौजूद होगा, लेकिन मेरे ख्याल में स्पेशलाइज की तरफ अगर जाया जाए, पाकिस्तान ने देखे टीम में 5 ओपनर्स भर्ती कर लिए हैं, 3 विकेट कीपर रख लिए हैं। स्पेशलाइजेशन पर जरा तवज्जो कम दी है, लेकिन T20 क्रिकेट में अभी तक तो हम तजर्बात करते रहे, लेकिन नए हेड कोच आए और बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन का। उम्मीद यही है कि गैरी कर्स्टन जब फुली टेक ओवर कर लेंगे तो ये पाकिस्तान टीम के मसाइल जो हैं इन पे काबू पा लेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा अलमिया कह लें, मसला कह लें, कि हमारे यहाँ सिस्टम किसी भी प्लेयर को या ऑफिशियल को टाइम नहीं देता। हमारे यहाँ बोर्ड में 6-7 महीने बाद जो तब्दीली होती है
उसके बाद कभी कप्तान चेंज हो जाते हैं, फिर बोर्ड के चेयरमैन, पूरा सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ चेंज कर देता है। मेरे ख्याल में जब तक हम अपने कोचेस को लंबा रन नहीं देंगे, एटलीस्ट 2-2, 3-3 साल का, दुनिया का कोई कोच हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे नहीं सकता। बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल रखनी होगी। और जरा अगर आप कोचेस के हवाले से बात कर ही रहे हैं तो सरहद पार भी मामला बता दीजिए, क्या वजह है कि मुख्तलिफ कोचेस अब भारतीय टीम को कोच करने के लिए तैयार नहीं है? आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, जो भारतीय मीडिया, आपने बिल्कुल जिस तरह इंट्रो में बताया कि रिकी पॉन्टिंग और एंडी फ्लावर ने तो मना कर दिया। देखिए, ये जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, एंडी फ्लावर बहुत बड़ा नाम है, रिकी पॉन्टिंग भी कोचिंग में बहुत ज्यादा उनका वही नाम जाना जाता है। इनकी ऑलरेडी कमिटमेंट्स होती हैं, तो मेरे ख्याल में अपनी प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से उनके लिए शायद मुमकिन नहीं है कि वो इंडियन टीम को कोच कर सके। लेकिन जो इंडियन मीडिया एक और नाम रिपोर्ट कर रहा है, वो फॉर्मर इंडियन बैट्समैन गौतम गंभीर का है। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह इंडियन टीम का कोच बनाया जा रहा है। लेकिन इंडिया जिसको भी कोचिंग में लेकर आए, आप देखें कि इंडिया में हमारे वाला काम नहीं है कि हम 3-4 महीने 6 महीने बाद कोचेस को चेंज कर देते हैं। मोहम्मद हफीज 2 सीरीज के बाद डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे से हट गए। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद हम कोचेस से रिजल्ट मांगे। अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि हम गैरी कर्सन को लेकर आएंगे और वो पाकिस्तान टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बना देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब अपना वक्त देने के लिए। और पाकिस्तानी टीम के लिए तो हमारी दुआएं ही हैं। लेट्स सी कि आज किस लम्हे किस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया जाता है, और जैसे ही स्क्वाड का ऐलान होगा यकीनी तौर पर दुनिया क्रिकेट में भी एक हलचल मच जाएगी और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मच जाएगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन ब्रेक के बाद कुछ हेल्दी वेल्दी डिस्कस कर लेते हैं। और आज मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों को बताया था कि मौसम इंतहाई और गर्म होने वाला है, और कहा जा रहा है मौसम की जो एडवाइजरी आई है उसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में सिंध और पंजाब के बेशतर ऐसे इलाके के जहां पर टेम्परेचर 46-47 है, वहां पर 50 को भी टच कर सकता है। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के लोग हैं वहां पर इस वक्त टेम्परेचर अगर 41 है तो आने वाले 2-3 दिनों में वो 45 तक जाएगा। तो जहाँ हम लोग ये जिक्र कर रहे होते कि हमने खाना क्या है, हमने पीना क्या है, हमने स्किन का कैसे ख्याल रखना है, तो उन चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें हमारी आंखें भी एक हमारी बॉडी का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सन एक्सपोजर हमारा जब भी हमने बाहर जाना है तो खुली आंखों से ही देखना है, और जितनी चलचलाती धूप है, जितनी लुएँ चल रही हैं, लुएँ यानी कि सख्त गर्मी है, जो गर्म हवा होती है, वो हमारी आंखों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। कभी कभी तो हम अपने घर से अपना चश्मा अपनी क्लासेस लेकर निकलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा वक्त अपने साथ रखे, तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो ऐसी गर्मी में हम अपनी आंखों को किस हद तक महफूज कर सकते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब, और चेयरमैन डिपार्टमेंट है मेयो हॉस्पिटल के। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मदद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो लोग जो सिर्फ इस गर्मी में अपने मैदे को ठंडा रखना, अपनी बॉडी को नॉर्मल रखना, इन सब चीज़ों की तरफ होते हैं कि हाथ टैन ना हो जाए, पाँव ये ना हो जाए, वो लोग अपनी आंखों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है कि सर आंखों का भी उतना ही ख्याल रखा जाए? जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आंखें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और लेकिन आंखें हजार नेमत है। आला बहुत छोटा सा है, लेकिन वो कैमरे इतने ज्यादा है कि उसके बगैर जिंदगी का मजा बिल्कुल नहीं है। तो उसमें ज्यादा ये कि जो भी सन है, जब धूप आती है तो यूवी लाइट उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकती है, आपका जो लेंस है बीच में पड़ा हुआ उसको डैमेज करती है, और पर्दे को भी डैमेज कर सकती है। ये 3 चीजें हैं जिनको ये मेजर कर सकती है। तो अगर लेंस को करेगी तो सफेद मोतिया जो हर वक्त धूप में रहते हैं उनको एज से जल्दी होने के इम्कानात ज्यादा रहते हैं। और फिर आपका पर्दा, आपने देखा होगा कि अज्सा जिसका फोकसिंग लेंस होता है उसको करें तो आप कागज को जला सकते हैं उसके साथ। जी, बिल्कुल। तो धूप आप समझ लिया कि सूरज के साथ इस तरह देखने से डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर लें सूरज को अपने पर्दे के ऊपर तो पर्दे के अंदर बर्न बन सकता है और आपकी नजर परमानेंटली जा सकती है। अच्छा, जिन लोगों का बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, जो लोग अमूमन चिलचिलाती गर्मी में मतलब बाहर खड़े हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी कि जिनके सनों पर छत भी नहीं है पर रेडिया लेके निकले हुए, फिर वो असातिज़ा, वो पेरेंट्स
जो बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहे हैं, वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटियों से वापस आ रहे हैं, इन लोगों के लिए अगर ये लोग थोड़ी एहतियात ना करें तो खुदा ना खास्ता ये कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, डेली लोग जाते हैं और आते हैं, प्रॉब्ली लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि असरअंदाज हो रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कई चीज़ें हैं जो कि स्लोली काम करती हैं और बहुत देर में असर आता है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि फ़ौरन पता भी लग जाती हैं। जिस तरह एक चीज़ है, अगर आप ग्लासेस नहीं लगाते तो ग्लासेस ना लगाने से एक तो आपको डैमेज होता है, दूसरा आपने देखा होगा बहुत धूप में जाए तो सर में दर्द शुरू हो जाती है, चूँकि और आधा सर और एक आंख तो बहुत ज़्यादा पेन कर रही होती है, तो वो किसी का माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है उससे। तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी आंख में जो प्यूपल है, धूप की इतनी इंटेंसिटी की वजह से वो सुकड़ जाते हैं और उससे हेडेक जनरेट होती है, तो वो एक वजह है। तो इस वजह से जो टिंटेड ग्लासेस हैं या जो शेडेड ग्लासेस हैं, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी या धूप में जाएं, सपोज आपने बहुत लंबी ड्राइव पे जाना है, मोटरवे पे जाना है, तो आपको लाजमी, आपको सर में दर्द लाजमी होगी अगर आपने नहीं लगाई होगी सन ग्लासेस। तो एक तो वो यूवी प्रोटेक्शन दे रही है, आपके पर्दे को डैमेज और आपकी सूदिंग कर रही है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रह रही है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे भी आपने ग्लासेस का जिक्र किया ना, तो उसमें 2-3 किस्म के ऐसे कलर्स हैं जो कि कॉमनली बड़े यूज किए जाते हैं। एक ब्लैक है, एक वो डार्क ब्राउन है, एक थोड़ा शैंपेन कलर, और कुछ फैशन ग्लासेस भी आ गए हैं। क्या ये सभी कलर्स हमारी आंखों के सूदिंग इफेक्ट के लिए अच्छे हैं, या कुछ ऐसा आप सजेस्ट करेंगे कि ये इनको जरा स्पेसिफिकली अगर इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा? इसमें यह कि सारी ग्लासेस के अंदर यूवी फिल्टर लगे होते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट भी हो उनके अंदर भी यूवी फिल्टर लग जाते हैं, तो वो यूवी फिल्टर की आपकी एक अमाउंट है, अगर वो एडिक्वेट है तो वो आपको सन से तो प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी जहां तक आपने कहा है कि उसका शेड कैसा है, शेड डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट ऑफ सनलाइट या किस रीजन में रहते हैं। जहां बहुत ज्यादा है तो जितनी डार्क होगा वो ज्यादा कंफर्टेबल आएगा, और जितना दूसरा है वो थोड़ा सा सर्दियों में आप देखेंगे कि दूसरा शेड लगाएं तो वो अलग सूदिंग होता है। फिर एक और आते हैं ग्लासेस जिनको फोटो सन कहते हैं, बाहर जाते हैं तो वो खुद ब खुद काले हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। तो वो एक अलग चीज़ है जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है। स्पेशली कई लोग होते हैं जिनको कि कोई बीमारी हो जिसकी वजह से सूरज के साथ मसला होता है, कई हैं जो कि वैसे ही फोटो सेंसिटिव बहुत होते हैं, बचपन से उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जस्ट आईज आर मोर सेंसिटिव, तो उनको ग्लासेस ये फोटो सन प्रॉब्ली मोस्ट यूजफुल उनके लिए रहते हैं। लेकिन उनका शेड आई एम श्योर कि जो वो पसंद करते हैं वो करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग जो सीजन है उसके हिसाब से। सर, जो ग्लासेस हैं उसका जो शीशा है वो थोड़ा थिक होना चाहिए या बारीक होना चाहिए, ये भी क्या मैटर करता है? क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ देखिए हर किसी को तो इतनी नॉलेज नहीं है, हम रोड साइड्स पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वहां से जाके हमने ग्लासेस परचेज कर ली, नो मैटर व्हाट, कि वो प्लास्टिक का ग्लास है, वो क्या है क्या नहीं है, इतनी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। उसमें थिकनेस आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। थिकनेस की वैल्यू है कि आपकी आंख को अगर कोई चोट लगनी है ना तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, जिसको कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या पे इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको थिक चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें इंजरी हो तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगी। थिकनेस का रोल एक ही है, जितनी थिकनेस आप बढ़ा देते हैं उसका वेट बढ़ जाता है। तो कई लोग आप देखें थोड़ी हल्की सी भी ऐनक लगाए निशान पड़ जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक अलग है। तो कई लोग बिल्कुल हल्की, तो उनके लिए रिमलेस सूट करती है। तो प्लास्टिक और शीशे का यही है कि ज्यादा तो प्लास्टिक ही चलता है, क्योंकि शीशे के अंदर भारी है, चोट लग जाए तो आंख के अंदर चला जाए तो उसके साथ प्रॉब्लम ज्यादा आता है। तो इस वजह से वो इसके रोल डिफरेंट है कि आपके जो आपकी पसंद है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चूज करें, लेकिन बहुत पतला ना करें क्योंकि उसके गिरने और टूटने से उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और फिर दूसरा ये भी कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको उसका नतीजा नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज स्टे विद अस, अभी न्यूज अपडेट्स का कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के बाद जब हम वापस आएंगे तो उन लोगों के हवाले से बात करेंगे जो कि रिसेंटली अपने आई ऑपरेशंस करवा कर बैठे हैं, कुछ का मोतिया का है, किसी ने लेंस डलवाया है, उनके लिए सख्त गर्मी में क्या एहतियात हो सकती हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन हम शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र रचिंद्रा को गुनार्थने की मुलाकात, 43 पाकिस्तानी कैदियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 403 पॉइंट्स के इजाफे से 75,518 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग करने लगा। और पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जज तैनात कर दिए, नोटिफिकेशन जारी, एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी पेश कर दिया।
बैक टू डिस्कशन अगेन। डॉक्टर मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट्स जिन्हें अभी हाल ही में कोई हफ्ता हुआ है, महीना हुआ है, अपने आई ऑपरेशंस कंप्लीट करो, कुछ लोगों का मोतिया का मसला होता है, कुछ लोगों का ये ज़रा कॉमन ऑपरेशंस है ना, और कुछ लोगों ने ज़रा लेंस डलवाया होता है, तो इन लोगों के लिए इसमें क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है वो ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन है। उसके बाद जब भी आप कोई ऑपरेशन करें तो आंख में सोजिश आती है, तो जिस वक्त भी ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद उनको लाइट ज़्यादा चुभेगी, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। तो इसकी वजह से जब भी ऑपरेशन कराते हैं उनको तो हम लाजमी कहते हैं कि आपने टिंटेड ग्लासेस लगानी है, ज़्यादा वक्त लगाएं, लेकिन उसमें ज़्यादा रोल ये होता है कि बाहर जाते वक्त तो लाजमी लगानी है। वो दो चीज़ों के लिए, एक आपकी आंख कंफर्टेबल रहती है, दूसरा उसमें से पानी नहीं आता, और तीसरा रेडनेस वगैरह जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है उसकी वजह से। लेकिन उनके अंदर जो लेंस डले होते हैं वो ज़्यादा यूवी फिल्टर्ड होते हैं, तो बाद में प्रोटेक्शन देते हैं उनको, लेकिन उनमें भी लेंस आते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, या जो नेचुरल आपका कलर है थोड़ा सा येलोइश, वो भी अवेलेबल होते हैं, और वो इसीलिए बने हैं कि आपका यूवी प्रोटेक्शन सर्जरी के बाद भी मौजूद रहे। और कई मरीज ऐसे हैं जिनको सेंसिटिविटी नॉर्मल से ज़्यादा रहती है और उनको सर्जरी के बाद परमानेंट टिंटेड ग्लासेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है धूप में। अच्छा सर, ये गर्मी ऐसी है कि लोगों का ना अमूमन जो आय का ये वाला हिस्सा होता है, जो इनसाइड हमारा फ्रंटल होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और आंखें लाल होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी आय में बहुत ज़्यादा इचिंग है। तो हमने घरेलू टोटके तो यही सुने कि आप गुलाब का अर्क जो है वो स्प्रे करें, लेकिन अब थोड़े प्रोसेस्ड भी रोज वाटर्स आ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्पेसिफिकली जो घर में रेमेडीज हैं उसको क्या फौरी तौर पर करना चाहिए? देखिए, हमारे नॉर्म्स हैं जिसमें आपने गुलाब का अर्क का जिक्र किया है, लेकिन जो हमारी प्रोसेस चीज़ें हैं, जो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स हैं, वो बने इसी काम के लिए, और उनके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। मेरे तो ख्याल में वही इस्तेमाल करने चाहिए, अदरवाइज तो आप पानी के छींटे भी लगा सकते हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो वजह आप बता रही, चूंकि आईलिड्स हैं आपकी वो ऐसे बंद होती है, बाहर से जिपर की तरह बंद होती है, तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो सबसे आखिर में बंद होता है, तो कई बार वो ड्राई रह जाता है। और इतनी धूप में जो काम करते हैं हमारे मुल्क में स्पेशली, उनको एक कंडीशन होती है जिसको नाखूना कहते हैं। अच्छा। जो एक रेडनेस का एरिया और कॉर्निया के ऊपर चढ़ना शुरू होता है, वो भी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली हमारे एग्रीकल्चरल एरिया में जो काम करते हैं। तो नाखूना उसको ऑपरेशन करके बाद में निकालने की जरूरत पड़ती है, मतलब इतनी जरूरत पेश आ जाती है। इतनी जरूरत आ जाती है। छोटे बच्चे सर जिनका जरा अर्ली डायग्नोज हो जाता है कि उनकी आंखों का टेढ़ापन है, किस उम्र के हिस्से में अगर ये जाहिर हो जाए जल्दी, तो अगर आप उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, ये सहूलत पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त? जी, टेढ़ेपन का ऑपरेशन और बिना मतलब उसकी जितनी ट्रीटमेंट्स है सारी अवेलेबल हैं। उसमें एक बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी टेढ़ापन आता है, और एक होते हैं टिपिकली 2-3 साल, जब वो फोकस करना चीज़ शुरू करते हैं या स्कूल जाते हैं उस वक्त आना शुरू करता है। इनमें से कई आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कि ग्लासेस से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लासेस लगानी पड़ती है जिसपे माएँ बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती। तो वो ग्लासेस हैं। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को जल्दी पड़ती है, कई लोगों को देर से पड़ती है। लेकिन इनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक चीज़ है जिसको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई है। अगर एक आंख सीधी देख रही है और एक जब टेढ़ी देखती है, तो हालांकि अंदर से वो ठीक बनी होती है, लेकिन ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं करता, वो कहता है ये नहीं चल रही, बस यही चल रही है, तो इसकी विजन ड्रॉप हो जाती है, और उसके बाद उसको वापस लाने के लिए उल्टी आंख को पैच करना पड़ता है। यानी कि जिस तरह पायलट पैच करते हैं, ऐसे बंद करके 2-3 घंटे रखते हैं, तो वो फिर विजन उस तरह वापस आती है, और वो भी 10 साल से पहले आ सकती है, उसके बाद नहीं आती। तो इस वजह से बच्चों का जिसका टेढ़ापन है उनको फौरी दिखाना और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि अमूमन मैंने तो इस चीज़ को मैं बड़ा मानती हूँ कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो क्योंकि उनका ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा होता है और वो बता भी रहे होते हैं कि बच्चों को ये परेशानी होगी, तो बेहतर है कि आप से कंसल्ट कर ले डॉक्टर से, क्योंकि अमूमन जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं शायद उनका ध्यान उस तरफ ना जाता हो, क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी बात है, मियाँ बीवी इस वक्त दोनों ही ऑफिस में हैं और हर कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कमा रहा है। तो ये जो अगर अर्ली डायग्नोज नहीं कर पाते तो उसके नुकसान किस हद तक हो सकते हैं? और आपने कहा ना कि 10 साल से पहले ही अगर इलाज करवाना शुरू कर दिया जाए तो थोड़ा बेहतर रहता है। उसमें ये कि जिस तरह पता कैसे चलेगा कि बच्चों का मतलब अर्ली सिम्टम्स क्या फील होंगे? बहुत आसानी है बच्चों का। जैसे ही वो बच्चे पैदा होते हैं, पहले साल में तो कई बच्चों की भैंगापन थोड़ा बहुत होता है, वो खुद ही ठीक हो जाता है। आजकल देखिए स्मार्टफोन कितने कॉमन है, तस्वीर तो खींची जाती है हर बंदे की, तो टेढ़ापन फौरन पता लग जाता है तस्वीर से। तो तस्वीर नंबर 1 एक तस्वीर है। दूसरी चीज़ जो चीज़ है, आप टीवी के पास
बच्चे को देखा हो, कई बच्चे हैं वो सड़क के ऊपर चढ़ के टीवी देखते हैं, हाँ कई पीछे बैठ के देखते हैं, जो करीब जाके देखता है इसका मतलब उसकी दूर की नजर खराब है। ठीक है, तो तीसरा वो है कि जो स्कूल से जिसको मार पड़ती है और जो सही जवाब नहीं देता, तो वो उसको मार वैसी पड़ रही होती है, उसको वैसे उसको नजर नहीं आ रहा होता, तो उसको पिकअप करना जरूरी है, वो टीचर बताते हैं। आप देखें टीचर की तरफ से नोट लिखा हुआ आएगा कि हाँ जी आपका बच्चा सही नहीं कर रहा है, इसकी आंखें चेक कराएं। तो ये 3-4 लेयर्स हैं जिससे आपको पता लग जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल की जो आपकी विजन है, बच्चे जब दाखिल होते हैं उसी एज में अगर हम कंपलसरी कर दें एडमिशन पे, तो कितना बेहतर है कि किसी को प्रॉब्लम हो पहले ही पकड़ी जाए 5-6 साल के। अच्छी तजवीज़ है, बहुत शुक्रिया। आप आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़े मज़े की टिप्स भी उन्होंने दी हैं, बहुत अच्छी सजेशंस भी हमें दी हैं, और ये भी बता दिया है कि इस गर्मी में वो लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एहतियात कैसे कर सकते हैं, और वो लोग जो कि अपने ऑपरेशन करवा चुके हैं उन्हें भी आगे चलकर किन एहतियात की ज़रूरत होनी चाहिए। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद मैं आपके साथ एक ऐसी रिसर्च शेयर करने जा रही हूँ कि जिस सवाल का जवाब मैं बचपन से जानना चाहती थी, और अब जब ये जवाब मुझे मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दिया जाए, क्योंकि हम में से कभी ना कभी आप लोगों ने भी ट्रेन से तो सफ़र किया ही होगा, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ट्रैक के दरमियान ये जो पत्थर हैं ये मौजूद क्यों होते हैं? ये सवाल डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका जवाब जानना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली रेलवे ट्रैक पर इन पत्थरों की मौजूदगी के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न छुपी है कि पत्थर पटरियों के दरमियान बिछाए इसलिए जाते हैं ताकि वो लकड़ी के तख्तों या फिर सीमेंट के ब्लॉक्स को मजबूती से अपनी जगह पर रखें और रेलवे ट्रैक को मजबूती फ्राहम कर रखें। तो इसके अलावा तेज सूरज की रोशनी की वजह से पटरियों की तौसी हो जाती है, यानी कि पटरियाँ जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं जब उस पर डायरेक्ट सूरज की शुआएं पड़ती हैं, और सर्दियों में ये पटरियाँ जो है वो सुकड़ सी जाती हैं। यही वजह है कि ट्रेन का सारा वजन लकड़ी या फिर सीमेंट के ब्लॉक्स पर आकर गिरता है, लेकिन पटरियों के दरमियान बिछे हुए पत्थरों की वजह से सारा वजन उन पत्थरों पर चला जाता है। और यही एक वजह है कि ट्रेन के आते ही पैदा होने वाली जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाती है और पटरियों पर बोझ भी बड़ा बैलेंस सा हो जाता है। इसके अलावा रेलवे पटरियों के दरमियान बिछाए गए पत्थर भी सूती आलूदगी को रोकने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारी जो शोर है ना, जो ट्रेन के चलने से बहुत ज़्यादा आता है, बड़ी वाइब्रेशन होती है, तो उसकी भी वाइब्रेशन को, उसकी नॉइज़ को वो खासी हद तक कम करते हैं। और हाँ, अगर ये पत्थर मौजूद ना हो तो ट्रैक पर घास, पौधे और दरख्त हो सकते हैं, जिससे ट्रेन को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना हो सकता है। मगर ये पत्थर किसी किस्म के सब्जे को उगने ही नहीं देते, क्योंकि पत्थर जो होते हैं वो बड़े पहाड़ी पत्थर होते हैं, पहाड़ तोड़कर ये पत्थर बनाए जाते हैं। इन पत्थरों की वजह से बारिश का पानी भी ट्रैक पर खड़ा नहीं होता बल्कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, और इस प्रोसीजर का इस्तेमाल 200 साल से ज़्यादा अरसे से किया जा रहा है और अब भी बहुत मौसर साबित हो रहा है। तो आई होप कि मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि पटरियों के दरमियान पत्थर क्यों मौजूद होते हैं। वी होप कि आप लोगों को भी मिल चुका होगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। अपना वीकेंड भरपूर एंजॉय कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।